नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो खास टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा इंटर स्टेट काउंसिल। और क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन से तो अपना नाता रिश्ता रखता ही है, साथ ही में इसमें एक रिसेंटली बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है। डेवलपमेंट ये हुई है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है, जिसका काम है कि इट विल वर्क टू प्रमोट एंड सपोर्ट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए जो हमारा आईएससी काम करता है, इसे वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, यानी नए तरीके से इसका गठन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, जिसमें कि पीएम मोदी को अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ आईएससी, और इसके साथ साथ सीएम्स ऑफ ऑल द स्टेट्स भी इसमें चुने गए हैं। ठीक है, जिसमें उनके सीएम्स के साथ साथ 6 यूनियन मिनिस्टर्स को भी इनके मेंबर्स के रूप में देखा गया है। तो सबसे पहले तो मुद्दा उठता है कि भाई इंटर स्टेट काउंसिल कहाँ से आया। तो इसका जन्म हुआ है आर्टिकल 263 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, क्या है इसका एम, क्या है इसका फंक्शन और कैसे होता है इसका कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की जब बात आती है तो इंटर स्टेट काउंसिल की बहुत अहम भूमिका होती है। कहाँ पर होती है भूमिका, मैं आपको ये भी बता दूं, तो जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं, दो स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, कई बार आपको वाटर डिस्प्यूट्स की बात सुनने में आई होगी, राइट। कई बार आपको ज़मीन को लेकर के होता है, कई बार वाटर को लेकर होता है। तो जिन भी चीज़ों पर, कई बार एनर्जी एफिशिएंसी को भी लेकर के होता है, तो जिन भी चीज़ों पर डिस्प्यूट हो रहा है उनकी जो है उनको कहीं ना कहीं समाप्त करने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए जो है इंटर स्टेट काउंसिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे द हिंदू में ये न्यूज़ आई है। ठीक है, और ये रहा उस न्यूज़ की क्लिपिंग, हाईलाइट कर दिया है जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें। अच्छा, जो इंटर स्टेट काउंसिल है, बेसिकली इसका काम तो हमें पता चल गया कि भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक वर्ड यहाँ से निकल कर आया है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ज़रा वीडियो पॉज करिए। ये चीज़ मैं कई बार आपको बता भी चुकी हूँ कि भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है। तो होता क्या है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ज़रा स्मॉल में, शॉर्ट में, बिल्कुल छोटे में कमेंट करके बता दीजिए, एक दो वर्ड्स के अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कई बार मैंने ये चीज़ आप लोगों को डिस्कस भी की है आपके साथ और एक्सप्लेन भी किया है, तो फिर से मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके साथ साथ इस न्यूज़ में ये बताया गया कि 10 यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं उन्हें परमानेंट इनवाइट भेजा गया है एज इंटर स्टेट काउंसिल मेंबर्स के रूप में। ठीक है, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हमें पता चला है। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है जिससे हमें पता चला। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई है। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी किसकी? स्टैंडिंग कमेटी इंटर स्टेट काउंसिल की, जहाँ पर कि यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं हमारे अमित शाह जी, ठीक है, इनकी यहाँ पर इमेज भी दी हुई है, अमित शाह जी को इस कमेटी का चीफ बनाया गया है। ठीक है, और कुछ मेंबर्स या मिनिस्टर्स जो कि मेंबर्स हैं काउंसिल के, उनमें मुख्य रूप से राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, वीरेंद्र कुमार हैं, हरदीप सिंह पुरी हैं, नितिन गडकरी हैं, एस जयशंकर प्रसाद है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो हैं यहाँ पर मेंबर्स के रूप में देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक हमारा। ठीक है, अब आते हैं हम कि भाई जेनेसिस क्या है इंटर स्टेट काउंसिल का, कहाँ से जन्म हुआ। तो मैंने आपको सेशन की स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल नंबर 263, जो कि बताता है अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। ऑब्जेक्टिव क्या है आईएससी का? ऑब्जेक्टिव है टू डिस्कस या टू इन्वेस्टिगेट पॉलिसीज, सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड डिस्प्यूट्स अमंग स्टेट्स। मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं ना, उनमें काफ़ी अहम भूमिका निभाता है ये। ठीक है, अच्छा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मैंने आपसे पूछा था, तो ज़रा ये इमेज भी देख लीजिए आप। ये हमारा सेंटर है, ये हमारा स्टेट है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका रोल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। ठीक है, जिसमें आता है हमारा इंटर स्टेट कमीशन, जोनल काउंसिल्स, नीति आयोग, इंटर स्टेट डिस्प्यूट, स्पेशली रिवर डिस्प्यूट्स, क्योंकि वाटर को लेके बहुत बवाल होता है। ठीक है, तो इंटर स्टेट काउंसिल का भी यही रोल देखा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन उठता है कि भाई हमारा जो आईएससी है ये टेम्पररी है या परमानेंट है।
क्या है ये? तो देखिए सीधे सीधे कई बार दिमाग में आएगा कि यार ये कॉन्स्टिट्यूशन से आया है मतलब परमानेंट ही होगा, ये तो देश की आज़ादी के साथ ही बन गया होगा। जी नहीं, हमारा जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो हमें ये बताता है कि भाई उसमें एग्जैक्टली क्लियरली नोटेड है कि इफ़ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट के रूप में हमें काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट करनी है तो काउंसिल जो है वो इस्टेब्लिश होगा। यानी कि इस आर्टिकल के अगर शब्दों को हम देखें तो इसका मतलब सीधे सीधे क्लियर है कि जब देश आज़ाद हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस वक्त ISC नहीं था, क्योंकि ये टोटली प्रेसिडेंट के उस पर है कि भाई प्रेसिडेंट अगर चाहे तो काउंसिल क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो क्वेश्चन ये उठ जाता है कि अगर ऐसा है तो मतलब कि भाई ये परमानेंट तो हुआ नहीं, ये तो टेम्पररी हुआ। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर खुद ये नहीं इस्टेब्लिश कर रहा कि भाई ISC है। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, या इवन एट द टाइम ऑफ व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड। तो एक तो मुद्दा यहाँ से ये निकल जाता है, लेकिन ये फिर परमानेंट हो गया था क्योंकि आगे चल के इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई एज परमानेंट बॉडी कब? 1990 में। ठीक है, और ISC को इस्टेब्लिश किया गया 28 मई 1990 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू। और ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कहाँ से आया था? ये आया था सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद। तो कौन सी कमीशन रिलेटेड है ISC से? सरकारिया कमीशन। याद रखिएगा, अक्सर आता है मैच द फॉलोइंग में। मैच द फॉलोइंग में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा कमीशन किस चीज़ को रिकमेंड किया था, तो वहाँ पर आपको सरकारिया कमीशन लिखना होगा। अब क्या रिकमेंडेशन थी सरकारिया कमीशन की? तो देखिए सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया कि भाई एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल होना चाहिए जिसे हम इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल कहेंगे, IGC। ठीक है, और ये सेटअप होगा अंडर आर्टिकल 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे डिसॉल्व नहीं किया जाएगा और री इस्टेब्लिश भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है, जो कि अभी मुद्दा हुआ, तो ये टोटली मुद्दा ही अलग है। देयरफॉर जो करंट स्टेटस है ISC का वो अब परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में देखा जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपका रिजॉल्व हो गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज़रा वीडियो पॉज करिए और इंटर स्टेट काउंसिल पर ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है UPSC में, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और मुझे आंसर्स बता दीजिए। ठीक है, चलिए एम और ऑब्जेक्टिव की बात करें अगर हम इंटर स्टेट काउंसिल की, तो क्या सबसे पहला एम है इंटर स्टेट काउंसिल का? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, यानी कि गांधीयन फिलॉसफी है कहीं ना कहीं। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स किया जा रहा है यहाँ पर स्टेट्स को एज मच एज पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा जो एम और ऑब्जेक्टिव है इंटर स्टेट काउंसिल का वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके स्टेट्स में। तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है अरेंजमेंट फॉर डिवोल्यूशन इन सच ए वे कि जो स्टेट्स हैं उनकी ऑब्लिगेशंस फुलफिल हों पूरी तरीके से। ओके, नेक्स्ट हमारा है एडवांसमेंट ऑफ लोन्स टू स्टेट। ठीक है, कि भाई जो स्टेट्स हैं हमारे उनको लोन्स वगैरह मिले टाइम पर प्रोडक्टिव प्रिंसिपल के रूप में। और लास्ट है हमारा डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इन द स्टेट्स ईदर ऑन देयर रिक्वेस्ट या फिर अगर सेंटर को लगता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा, इंटर स्टेट काउंसिल को अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, इसलिए मैंने ये इमेज यहाँ पर लगा दी है। ठीक है, कैसे बनाना है, क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट वाइज है, ऐसे ही आपको नोट्स बनानी। कोशिश करो इसको अगर और छोटा कर सको आप तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो बेसिकली कंपोजिशन पर आते हैं, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई है तो कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है। देखिए इंटर स्टेट काउंसिल जो है उसमें कुछ मेंबर्स इंपॉर्टेंटली होते हैं। सबसे पहला जो हमारा चेयरमैन है, अक्सर पूछता है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ISC, कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो गठन कर सकता है, लेकिन चेयरमैन प्रेसिडेंट नहीं होगा, चेयरमैन विल बी ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर ओनली। उसके बाद आता है हमारा चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, फिर है चीफ मिनिस्टर्स ऑफ UTs जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ UTs जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। इसके अलावा 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जहाँ पर होम मिनिस्टर तो होते ही होते हैं, जिन्हें नॉमिनेट करता है कौन? प्रधानमंत्री। एंड लास्ट गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स बीइंग एडमिनिस्टर्ड अंडर प्रेसिडेंट्स रूल। स्टैंडिंग कमेटी जो बनती है इसमें ISC के अंडर, उसमें जो चेयरमैन होता है या जो चीफ होता है वो हमारा होम मिनिस्टर होता है, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और 9 चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इस बार जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, उसके जो मेंबर्स हैं यहाँ पर उनका नाम दिया है, मैंने मार्क कर दिया, इसको एक बार देख लेना। ठीक है, कि कौन कौन से लोग हैं
हो सकता है, वैसे तो नहीं पूछता इतना फैक्चुअल, बट इनकेस अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि 10 यूनियन मिनिस्टर्स को इन परमानेंट इन्वाइटी बनाया गया इंटर स्टेट काउंसिल में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा इंटर स्टेट काउंसिल। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कॉमेंट करके हमसे पूछिए। और हाँ, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।